नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो वेक्टर अलजेब्रा हमारा कंप्लीट हो चुका है मैथमेटिकल फिजिक्स में। आज सेकंड यूनिट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं और वेक्टर कैलकुलस में भी इसका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है वेक्टर डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन आप जानते हैं अवकलन को कहते हैं, यानी सदिश अवकलन बोलेंगे इसे हिंदी में, है ना। और कैलकुलस को तो कैलकुलस कहते हैं। तो वेक्टर डिफरेंशिएशन चैप्टर है आपका किसके अंदर, वेक्टर कैलकुलस के भीतर। तो वेक्टर डिफरेंशिएशन में कुछ फॉर्मूले देख लो डिफरेंशिएशन के लिए, जो अवकलन के सूत्र है ना, अब आपको वेक्टर फॉर्म में देखनी है बस, है ना। बाकी सारे फॉर्मूले नॉर्मल हैं। देखो जैसे कि मान लो d अपॉन dt है, डिफरेंशियल है विद रेस्पेक्ट टू t। d क्या होता है, डिफरेंशियल यानी चेंज, है ना, परिवर्तन। और किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, है ना। अपॉन में y रहे तो y के रेस्पेक्ट में, x रहे तो x के रेस्पेक्ट में, यानी उसके सापेक्ष। ठीक है, तो यहाँ परिवर्तन है ये t के सापेक्ष, इसे ही आप डिफरेंशिएशन कहते हैं, अवकलन कहते हैं। ठीक है, तो अवकलन क्या है, किसी भौतिक राशि में किसी अन्य भौतिक राशि के सापेक्ष परिवर्तन को अवकलन कहते हैं। ठीक है, द चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज डिफरेंशिएशन। ठीक है, डेफिनेशन वगैरह लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लिखना चाहें आप तो सुन के लिख सकते हैं। बाकी मेन ये मैथमेटिकल फिजिक्स है, तो यहाँ कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना, तो न्यूमेरिकल्स करेंगे हम इसके। देखो पहले देख लो, जैसे x प्लस y है या x माइनस वाई हो, और ये x y तो वेरिएबल है। ठीक है, तो पता है क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंशियल अलग अलग हो जाता है, आपको पता है। हो जाएगा dx अपॉन dt प्लस माइनस ऐसा कैसे रहेगा, और dy अपॉन dt, यानी डिफरेंशियल दोनों में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, और एक फॉर्मूला आपको पता हो, जैसे c है ना, और मान लो x है, तो c क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट जो है वो डिफरेंशियल से बाहर आ जाते हैं। एक फॉर्मूला ये है, ये आपको पता है। ठीक है जी, और देखो जैसे डिफरेंशियल कर रहे हैं आप दो पदों की गुणा का, मान लो x है और डॉट है। ठीक है, तो वेक्टर x डॉट वेक्टर y, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के बीच है, मान लो ऐसा मान सकते हो। तो पता है क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, पहला पद ऐसा कैसे ही, दूसरे का डिफरेंशियल। ठीक है, प्लस देखो पहला ऐसा कैसे ही, दूसरे का डिफरेंशियल। अब दूसरा ऐसा कैसे ही रहेगा, है ना, पहले का डिफरेंशियल। पहला क्या था, dx अपॉन dt, और बीच में क्या है, डॉट। ठीक है, तो देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन, वो देखो डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन एज इट इज। क्लियर है, हिंदी में सुनो। देखो पहला पद ऐसा कैसे ही, दूसरे का अवकलन, है ना। ठीक है, तो पहले का अवकलन नहीं हुआ, पहला पद ऐसी रहा, पहले दूसरे का अवकलन हुआ, और फिर अब क्या होगा, पहले पद का अवकलन, दूसरा का ऐसा ऐसा ही, है ना, सेम रहेगा। ये फॉर्मूला आपको पता है पहले से ही, है ना, कहाँ से, 12 से ही। लेकिन अब वेक्टर लग रहा है, डॉट प्रोडक्ट आ रही है, और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आ जाए तो उसके लिए भी देख लो, वेक्टर एक्स क्रॉस वेक्टर वाई। देखो यहाँ डॉट लग रहा है, डॉट की जगह क्या लग जाएगा, क्रॉस। डॉट में तो आप इन्हें आगे पीछे लिख भी सकते हो कि dy अपॉन dt को पहले लिख लो, x को बाद में लिख लो, लेकिन क्रॉस में ऐसे नहीं कर सकते। x पहले है ना, तो x पहले ही रहेगा। ठीक है जी, क्लियर है, x पहले है तो डिफरेंशियल होने के बाद भी x पहले ही रहेगा, क्रॉस वेक्टर y। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूले आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, और देखो 3 के लिए देख लो, d अपॉन dt, मान लो वेक्टर x डॉट वेक्टर y और डॉट वेक्टर z। 3 के लिए हो जाए मान लो, है ना, तो क्या हो जाता है, देखो पहले का डिफरेंशियल करेंगे तो dx अपॉन dt हो जाएगा ना, और y ऐसी रहेगा, z भी ऐसी रहेगा, और प्लस अब पहले का हुआ था अब दूसरे का हो जाएगा डिफरेंशियल, तो x ऐसे रहेगा, दूसरे का हो जाएगा बस
डी टी है ना, और जेड। अब तीसरे का हो जाएगा, बाकी दोनों ऐसे रहेंगे, तो एक्स वाई और जेड, तो ये हो जाएगा डी जेड अपॉन डी टी। ठीक है जी, यहाँ तक आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है ना। चलो, तो इन फॉर्मूलों को आप नोट कर लो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। हाँ, इसमें क्रॉस का आना चाहे तो क्रॉस का लिख सकते हो, डॉट की जगह क्या आ जाएगा, क्रॉस। चलो मैं लिख ही देता हूँ, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी वैक्टर एक्स क्रॉस वैक्टर वाई और क्रॉस वैक्टर जेड। तो जहाँ जहाँ डॉट था ना वहाँ क्रॉस आ जाएगा बस, डी वैक्टर एक्स, बाकी सब सेम रहेगा, क्रॉस वैक्टर वाई क्रॉस वैक्टर जेड प्लस एक्स क्रॉस डी वैक्टर वाई, और इनका क्रम नहीं बदलना, यहाँ तो बदल नहीं सकते ऊपर, लेकिन नीचे क्रॉस प्रोडक्ट में क्रम नहीं बदल सकते है ना, तो यहाँ पे फिर बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर सिमिलर रखो दोनों फॉर्मूलों को। जेड प्लस क्या हो जाएगा, एक्स क्रॉस वाई और क्रॉस डी जेड अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए। बाकी चलते हैं फिर, इसका एक आध एग्जाम्पल मैं आपको कराता हूँ। आइए एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। देखो, सो दैट आपसे कहा सिद्ध कीजिए द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कहते हैं एक तरीके से डेरिवेशन करने के बाद जो आता है उसे डेरिवेटिव कहते हैं। जैसे डी वाई बाई डी एक्स, वो डेरिवेटिव है, ठीक है, ऑफ ए वेक्टर। डेरिवेटिव किसका है, किसी वेक्टर का है, ठीक है, और वेक्टर कैसा है, कांस्टेंट लेंथ का है। तो वो कह रहा है वो जो डेरिवेटिव है, यानी जो डी बाई डी टी आएगा है ना, वो कैसा है, इज आइदर डी बाई डी टी हो, डी बाई डी एक्स हो, कुछ भी हो, वो कैसा होगा, या तो जीरो वेक्टर होगा या वो परपेंडिकुलर होगा उस वेक्टर के, है ना। क्वेश्चन समझ में देखो कैसा आएगा, ध्यान देना। पहले उसने कहा एक वेक्टर है कांस्टेंट लेंथ का, तो वो जो वेक्टर है ना, लेट ए वेक्टर ऑफ कांस्टेंट लेंथ, तो वो जो वेक्टर है उसे आप मान लो क्या है, f मान सकते हो, है ना, और चाहे x का फंक्शन मान लो, चाहे t का फंक्शन मान लो, t का मान लो फंक्शन, क्योंकि t में सारे फॉर्मूले लिखे हैं। तो ये वेक्टर मान लिया ft, और ये कांस्टेंट लेंथ का है, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड है वो c है, यानी कांस्टेंट है, ft मान लिया। ठीक है, ft यानी f ही है, t ब्रैकेट में लिखने का अर्थ ये है कि f किसका फंक्शन है, किसका फलन है, t का। ठीक है, यानी ft कुछ इस प्रकार से हो सकता है, t ब्रैकेट में लिखने का मतलब ये है कि इस प्रकार से कुछ रहा होगा, इस प्रकार से ft है कोई, है ना, जिसकी जो लेंथ है वो कैसी है, कांस्टेंट है। ये दे रखा है, दोनों तरफ का वर्क कर लो, या इसे सिंपली f भी लिख सकते हो, तो f बराबर c। ठीक है, लेकिन ft लिखने से ये है कि वो t का फंक्शन है। क्लियर है, तो देखो ध्यान देना, दोनों तरफ का वर्क कर लो तो क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर बराबर टी सी स्क्वायर, है ना। इसे आप लिख सकते हो वेक्टर f डॉट वेक्टर f, बल्कि ये वेक्टर माना जाएगा, वेक्टर है ना ये, तो वेक्टर लगेगा इस पर। ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं f डॉट f बराबर सी स्क्वायर। ठीक है, चलो तो ध्यान देना क्या हो जाएगा, एक काम करो, दोनों तरफ का डिफरेंशियल कर लो, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स लिख देना। तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी वैक्टर f डॉट वैक्टर f बराबर, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, पता है ना ये सब बातें। तो इसमें दो पदों की गुना वाला फॉर्मूला लगाओ, तो पहला फंक्शन वेक्टर लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मतलब पहला पद ऐसा कैसे ही डॉट, दूसरे का डिफरेंशियल। ठीक है, तो पहले अब दूसरे का हुआ तो अब पहले का हो जाएगा डी एफ अपॉन डी टी, और अब दूसरे वाला ऐसे ही रहेगा। ठीक है, पहला ऐसे ही रहा, दूसरे का डिफरेंशियल हुआ, अब दूसरे का हो गया, पहला ऐसे ही रहा। ठीक है, बराबर क्या आएगा, 0। देखो ए डॉट बी, बी डॉट ए, ऐसा हो रहा है, तो इसे पलट के लिख लो। तो वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी वेक्टर एफ अपॉन डी टी, और प्लस इसे पलट के लिख लो, वेक्टर एफ डॉट डी वेक्टर एफ अपॉन डी टी बराबर 0। तो 1 और 1 2 हो जाएगा। ठीक है जी, तो हो जाएगा 2 वेक्टर एफ डॉट डी वेक्टर एफ अपॉन डी टी, और बराबर किसके आएगा, 0 के। 2 उधर पहुँचा दो 0 के बेटे में, तो वेक्टर एफ डॉट डी वेक्टर एफ अपॉन डी टी, और बराबर 0। ठीक है, दो पदों की वो मैंने बता रखा है, किन्हीं भी दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 आए
तो इसके 3 मतलब होते हैं। क्या मतलब कि या तो कोई सा एक वेक्टर 0 है, तो या तो पहला वेक्टर 0 है, या दूसरा वेक्टर 0 है, या ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। ये बात पता है ना, स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ाई थी कि वेक्टर f और वेक्टर डी एफ भी यहाँ क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। तो 3 में से एक बात है कि या तो दोनों में से कोई एक 0 है या दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 आ रही है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट 0 आने का मतलब है a डॉट b 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ए बी कोस थीटा यानी कोस 90, तो थीटा कितना आएगा 90। इसका मतलब दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। और यही तो आपको सिद्ध करना था कि जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का मतलब ये डी एफ अपॉन डी टी ऑफ ए वेक्टर, डेरिवेटिव किसका है, एक वेक्टर का है, वेक्टर एफ का, वो है ना। और वेक्टर एफ कैसा है, कांस्टेंट लेंथ का है ना। इज आइदर माने या तो 0 रहेगा, तो या तो ये 0 रहेगा, ठीक है, 0 है 0 वेक्टर, या ये परपेंडिकुलर रहेगा, या ये परपेंडिकुलर रहेगा इस वेक्टर के। समझ गए, जो डेरिवेटिव है डी अपॉन डी टी उस वेक्टर का, उस वेक्टर के परपेंडिकुलर रहेगा या तो, या फिर खुद 0 रहेगा। यही तो बात सिद्ध करनी थी, लिख देना हैंस प्रूव। ठीक है, क्वेश्चन हुआ है आपका, समझ में आया होगा। ठीक है, नोट करो, क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 था ये। ठीक है, आइए इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट हेडिंग, एक टॉपिक समझते हैं, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी यानी वेग और एक्सेलरेशन यानी त्वरण। तो वेग तथा त्वरण के बारे में समझते हैं, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। देखो डेरिवेशन टाइप समझते हैं ना, थ्योरी वगैरह कुछ नहीं समझनी, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। तो ध्यान देना, वेक्टर वेलोसिटी की बात हो रही है, तो वेलोसिटी आपको पता है, वेग क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, यानी डिस्प्लेसमेंट यानी आप क्या मानते हैं, उसे आप कहते हैं विस्थापन। ठीक है, तो पहले आप वेक्टर आर मानो, वेक्टर आर यानी स्थिति सदिश है किसी बिंदु का, और इसे क्या मानते हो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। वेक्टर आर हुआ, क्लियर है। तो वेक्टर आर की हेल्प से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। ये डिस्प्लेसमेंट है ना, एक तरीके से विस्थापन है। तो यदि आपको वेलोसिटी निकालनी है तो आपको इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल। तो यानी वेलोसिटी यदि आपको निकालनी है, वेलोसिटी, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर वी से लिखते हैं, और इसका फॉर्मूला है डी वेक्टर आर अपॉन डी टी, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, विस्थापन बटे समय अंतराल। ठीक है, तो देखो डी अपॉन डी टी, वेक्टर आर का मान रख दो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो वेक्टर वी आपका कितना आया, अलग अलग कर लो, डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप, सबकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो, डी वाई अपॉन डी टी जे कैप प्लस डी जेड अपॉन डी टी के कैप। क्लियर है। तो ये वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन आया है आपके पास और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। ठीक है, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि वी एक्स किसके बराबर है, वेयर, मैं वेयर करके लिख देता हूँ, वी एक्स किसके बराबर है, डी एक्स अपॉन डी टी, यानी ये वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है, एक्स अक्ष के अनुदिश वेग। ठीक है, या वेग का एक्स घटक कह सकते हो। इसी प्रकार वी वाई क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी, और इसी प्रकार वी जेड कितना हो जाएगा, डी जेड अपॉन डी टी। ठीक है जी। और यदि वेलोसिटी का आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो, परिमाण, तो देखो वेग का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो आपको पता है क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कोई वेक्टर दे रखा है तो फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना तो आपको पता है, अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर, गुणांक यानी कोएफिशिएंट। तो ये हो जाएगा v बराबर वी एक्स स्क्वायर अंडर रूट के भीतर है ना, वी वाई स्क्वायर और प्लस वी जेड स्क्वायर। इस तरीके से वी एक्स वी वाई वी जेड के मान भी रख सकते हो, जो कि ये हैं। तो एक और एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है वो आ जाएगा v बराबर अंडर रूट डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी जेड अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वेलोसिटी की मैंने बात की है, आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, आओ चलो, थोड़ी जगह बच रही है तो उधर साथ में लगे हाथ किसकी बात कर लें, एक्सेलरेशन की। देखो एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं, इसे त्वरण कहते हैं,
एक्सेलरेशन, इसे लिखते हैं वेक्टर ए से, और इसका फॉर्मूला आता है डी वेक्टर वी अपॉन डी टी, यानी वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो देखो डी अपॉन डी टी वेक्टर वी की वैल्यू रख सकते हो आप, ठीक है जी। तो वेक्टर वी की वैल्यू रख सकते हो, वेक्टर वी की वैल्यू क्या थी, डी आर अपॉन डी टी। तो यहाँ क्या लिखा जा सकता है वी की जगह, डी आर अपॉन डी टी, डी वेक्टर आर। तो वेक्टर ए को आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर ए को डी वी अपॉन डी टी तो लिख ही सकते हो, साथ में डी टू, डी की स्क्वायर हो रहा है ना, डी का स्क्वायर हो रहा है अपॉन में डी टी का स्क्वायर हो रहा है, तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। एक्सेलरेशन को डी वी अपॉन डी टी तो लिखा जा सकता है, साथ में डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, दोनों ही क्या है, एक्सेलरेशन है, त्वरण है, ठीक है। चलो अब आप यदि एक्सेलरेशन की बात करें तो एक बात सुनो, इसमें इस तरीके से यदि इसका एक्सप्रेशन हमें लाना हो तो देखो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, तो ही ठीक है। वेक्टर आर की वैल्यू रख दो, क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो देखो क्या आ जाएगा, वेक्टर ए सब के अंदर मल्टीप्लाई करो, डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर आई कैप प्लस डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर जे कैप प्लस डी टू जेड ओवर डी टी स्क्वायर के कैप। इस तरीके से हो जाएगा एक्सेलरेशन का। और इसे भी आप इस तरीके से लिख सकते हो, वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई कैप है ना, वेलोसिटी की तरह ही, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। और यहाँ पे बता सकते हो वेयर करके, है ना, जहाँ करके कि ए एक्स किसके बराबर है, ये है डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर के बराबर। ए वाई किसके बराबर है, ये है डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर के बराबर। और ये किसके बराबर है, ए जेड, ये है डी टू जेड ओवर डी टी स्क्वायर के बराबर, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। तो ये हमने किसकी बात की, एक्सेलरेशन की हमने बात की, ठीक है जी। तो अब आपको दिख रहा होगा, आप इसका मैग्नीट्यूड की और बात कर लो, जैसे यहाँ पे बात की, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, ऑफ एक्सेलरेशन यानी त्वरण का परिमाण क्या हो जाएगा, ए बराबर अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। बाकी आप इसका मान भी रख सकते हो, ए एक्स का, ए वाई का, ए जेड का, है ना, तो इनका होल स्क्वायर हो जाएगा सबका, ठीक है। बात समझ में आई। हाँ, एक बात मैं और बता दूं आपको एक्सेलरेशन में ही, देखो ध्यान देना, कहीं एक्सेलरेशन को देखो आप कैसे लिखते हो, ये बल्कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों के लिए है, नोट करके लिख लो। देखो ये जो डी आर अपॉन डी टी होता है, ये आपको पता है क्या है, वेलोसिटी है ना। तो इसे आप इस तरीके भी लिखा देखो कहीं, तो भी बात वही है, ठीक है। कहीं ये लिखा है, इसका मतलब ये है यानी वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन होता है डी टू वेक्टर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, और इसे आप इस तरीके लिखा देख सकते हो, इस तरीके से, ठीक है। तो इसका मतलब वेलोसिटी है और इसका मतलब एक्सेलरेशन है, क्लियर है। यहाँ तक नोट कीजिए, ये सभी आपके बहुत काम की चीज़ें हैं, इन्हीं के आधार पर आप एग्जाम्पल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे।